नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टोटल न्यूज, आपके साथ मैं हूं पंकज रौतेला। हरियाणा में नई सरकार है। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। इसके दौरान जहां विधानसभा के पटल पर कई नए चेहरे दिखाई देंगे, वहीं सत्र बिना नेता प्रतिपक्ष का होगा, ये अपने आप में सवाल है। अब सत्र को लेकर सरकार ने अपनी तैयारियों को पूरा किया है, तो वहीं दूसरी ओर विपक्ष भी पूरी ताकत के साथ विधानसभा में सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, या यूं कहें कि रणनीति बना रहा है। ऐसे में यह सत्र जहां सरकार के लिए बड़ा इम्तिहान होने वाला है, वहीं विपक्ष के लिए भी बिना सेनापति के सरकार से दो दो हाथ करना कितना आसान होगा। अब क्या है सरकार की रणनीति, कैसे विपक्ष सरकार को घेरेगा, क्या है विपक्ष की रणनीति का हिस्सा, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष को लेकर सवाल लगातार हो रहे हैं। चर्चा आज इसी पर करेंगे। शीतकालीन सत्र का आगाज होने वाला है। हालांकि यह सत्र 3 दिन का है, 3 दिवसीय सत्र, लेकिन इस दौरान जहां सरकार का इम्तिहान होगा, वहीं विपक्ष का भी होगा। वो इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के बिना विपक्ष के तमाम विधायक अपने आप सरकार से लोहा लेते दिखाई देंगे। इन सब पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं देवेंद्र कथुरिया, एसोसिएट एडिटर पानीपत, डॉक्टर महेश कुमार, एसोसिएट एडिटर हिसार, वीरेंद्र सोनी जी, वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है। चर्चा करें उससे पहले खबर रिपोर्ट के जरिए आप तक। प्रदेश की तीसरी बार बनी बीजेपी सरकार का विधानसभा सत्र 13 नवंबर बुधवार से फिर शुरू हो रहा है। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में तय हुआ कि स्थगित रहे सत्र की दूसरी सीटिंग 13 नवंबर, तीसरी सीटिंग 14 नवंबर और चौथी सीटिंग 18 नवंबर को होगी। 15 नवंबर को अवकाश है और 16-17 नवंबर को शनिवार रविवार का अवकाश रहेगा। हुड्डा साहब को बोलने से पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। जब इनकी सरकारें थी, क्या कभी शीतकालीन सत्र इन्होंने लंबे चलाए? मैं तो 7 बार का विधायक हूँ। सारे मुख्यमंत्रियों के कार्यों को मैंने देखा, सारों के। तो वो ठीक है, बोलने के लिए बोल रहे हैं। बाकी जो भी उसमें विषय आएंगे वो सारे डिस्कस होंगे। गौरतलब है कि एक बार फिर चुनाव में मात खाई मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस सत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं के मामलों को लेकर हमलावर हो सकती है। सरकार को घेरने की रणनीति भी उसने तैयार कर ली है। मैं चाहता हूं और सारी कांग्रेस पार्टी चाहते हैं कि हमारा जो हाउस है, हमारा सेशन है, वो एक्सटेंड किया जाए, और जो किसान हमारे सारे के सारे इतने अनेक अत्याचार सहन कर रहे हैं भाजपा सरकार की वजह से, उनके ऊपर डिस्कशन हो और हम उनकी मदद करने के लिए कोई नए बिल, नए ऑर्डिनेंस लेकर आ पाए। बीजेपी सरकार की ओर से क्या तैयारी है, सरकार की रणनीति क्या है? लगातार तीसरी बार सरकार बनाने वाले वोटर्स और आम लोगों को सरकार कैसे फील गुड का एहसास कराएगी, इस पर भी नजरें रहेंगी। इस पे कोई विधेयकों पर चर्चा हुई नहीं है और सरकार विधेयक भी ला सकती है अभी, क्योंकि जल्दी सेशन आ गया, इसलिए क्वेश्चन आवर तो मुझे लगता नहीं होगा इसके अंदर, लेकिन कॉलिंग अटेंशन वगैरह को विपक्ष जो है दे सकता है। पहले जो है कल महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण होगा, उसके बाद में विधायी कार्य जो शुरू होंगे। गौरतलब है कि सत्र शुरू होने से पहले सदन के नए 40 चेहरों को मंगलवार को विधायी कार्यों का प्रशिक्षण दिया गया। इस बार के सत्र में कई चर्चित और बड़े चेहरे सदन में नजर नहीं आएंगे। इनमें मनोहर लाल, कंवरपाल गुर्जर, कमल गुप्ता, अभय चौटाला, दुष्यंत चौटाला, बनवारी लाल, बलराज कुंडू, गोपाल कांडा वगैरह वगैरह। यानी हर बार सदन में ज्यादातर पुराने तो कई नए चेहरे भी चुनकर आते हैं। इसी का नाम तो विधानसभा, लोकतंत्र और जनता ही जनार्दन है। ये भी इत्तेफाक है कि विधानसभा ने भी इस बार बीजेपी की जीत की हैट्रिक और कांग्रेस की हार की हैट्रिक के दीदार किए हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज। तो हरियाणा विधानसभा सत्र यानी शीतकालीन सत्र कल से शुरुआत हो रही है। 3 दिन का ये सत्र, हालांकि कांग्रेस कह रही है कि इसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, लेकिन बिना सेनापति के ही कांग्रेस की रणनीति कितनी धारदार रहेगी, ये जानने की हम कोशिश करेंगे, और साथ ही सरकार क्या करने वाली है। देवेंद्र, चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहे हैं। ये सभी जानते हैं कि 3 दिन का सत्र और अभिभाषण राज्यपाल का होगा, उस पर चर्चा भी होगी। सरकार की रणनीति क्या है? क्या कोई ऐसी चीज सरकार द्वारा लाई जा सकती है, ऐसा बिल लाया जा सकता है जिससे कि ये लगे कि
पिछले 2 शासनकाल में जो चीजें नहीं हुई, यहां शुरुआत में ही सरकार दिखाने की कोशिश करे, देखिए हमारे मकसद क्या है। देखिए पंकज, कुछ काम अटके हुए थे। जैसे नायब सिंह सैनी जब मुख्यमंत्री बने, उनको बहुत कम टाइम मिला था काम करने का, समझने का, अफसरशाही पे कंट्रोल करने का और लोगों को अपनी डिलीवरी देने का कम टाइम था जी। जब वो मुख्यमंत्री बने, एक तरफ लोकसभा चुनाव आ गए, इसके बाद विधानसभा चुनाव आए और उसके बाद त्योहार आ गए। अब सेशन शुरू हो रहा है, 3 दिन का सेशन। देखिए राज्यपाल अभिभाषण के जरिए अपने संबोधन देंगे। अभिभाषण में राज्यपाल चूंकि मुखिया होते हैं, संवैधानिक मुखिया होते हैं, वो देखते हैं, उनका काम है कि सरकार ठीक तरीके से जो गवर्नेंस है, सरकार का काम करने का तरीका संविधान के मुताबिक होना चाहिए। एक तरह से वो वॉच डॉग का काम करते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण के बाद चर्चा होगी और मेरे को लगता है 3 दिन का समय वाकई कम है, लेकिन सरकार के पास बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो थी उसमें भी कुछ इतना नहीं था कि जैसे विधायक चुनकर नए आए हैं, बहुत सारे विधायक अपने इलाके की समस्याओं को रखते हैं, क्वेश्चन आवर होता है उनका, वो अपने इलाके की समस्याएं उठाते हैं। उस तरह का भी ऐसा कुछ नहीं होगा। अभी राज्यपाल का अभिभाषण है, उस पर चर्चा होगी। कुछ विधेयक जो सरकार के काम अटके हुए हैं पिछले, क्योंकि ये 4 संहिता लगी थी, अब हमने देखा विकास कार्यों में तेजी आ रही है धीरे धीरे। जैसे सरकार बनी है, जो काम अटक गए थे, रुक गए थे, वो काम फिर से शुरू हो रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसी घोषणाएं थी, सीएम अनाउंसमेंट भी होते हैं, जो अटकी हुई थी या जिनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट थी, जिन पे काम शुरू होना था, सारे काम रुके हुए थे। तो कुछ ऐसे विधेयक भी हो सकते हैं जो जन कल्याण से संबंधित हैं जी। जो चुनावी वायदे किए थे बीजेपी ने। सबसे बड़ा वायदा, बहुत सारे लोग मीडिया वालों से पूछते हैं, महिलाएं बहुत उत्सुक है कि जो 2100 रुपए सरकार कह रही थी हम देंगे हर महिला को। और कृष्ण पवार ने एक इंटरव्यू में टोटल टीवी मेरे को यह भी कहा था कि भले ही कोई करोड़पति है या लखपति है, हर महिला को 2100 रुपए सरकार देगी। अगर वो सही कह रहे हैं तो मतलब इस योजना का फायदा बहुत सारी महिलाओं को मिलेगा, संपन्न परिवारों की, अगर वो लेना चाहें मदद सरकार से। हालांकि बहुत सारे लोग, परिवार ऐसे भी हैं जो संपन्न है आर्थिक दृष्टि से, उनको ऐसे पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन सरकार चूंकि दे रही है तो लेने से कुछ लोग मना भी नहीं करेंगे। तो सरकार ने अपनी तैयारी की हुई है, लेकिन विपक्ष देखिए 37 विधायक कांग्रेस के कोई कम नहीं होते। भले ही कांग्रेस हार गई है, कांग्रेस को अब जनता के सामने, वोटर्स के सामने, हरियाणा के सामने ये साबित करना है कि आपकी जो हितों की लड़ाई है, हम बैठे हैं विधानसभा में। ठीक है। मतलब पब्लिक की सिंपैथी भी उनको गेन करनी है कि सरकार बनते बनते रहेगी, लेकिन वो ये भी करेंगे कि जनहित की जो योजनाएं हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार जिनको करने से बचती है या वायदों से पीछे हटती है, बहुत सारे चुनावी वायदे हैं, उन पर विपक्ष दबाव बनाएगा सरकार पर कि आपने जो घोषणाएं की हैं चुनावी, उन पे अब काम होना चाहिए और पब्लिक को उसका फायदा होना चाहिए। जी महेश, सरकार के नजरिए से इस सत्र की शुरुआत को काफी चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है, इम्तिहान बड़ा कहा जा रहा है। किस लिहाज से हम इसे बड़ा इम्तिहान कहें, परीक्षा कहें, वो कौन सी चुनौतियां हैं जो लगता है कि शुरुआत से ही, यानी कि सत्र की शुरुआत से ही सरकार पर प्रेशर डालेंगी करने के लिए? देखिए, जैसा कि चुनावी वायदे किए गए थे, उन तमाम वायदों को पूरा करना ही सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसी भी तरह की कोई चुनौती नहीं है, ना तो कांग्रेस पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष तय कर पाई है। तो ऐसे में यहाँ चुनौती जो है वो कांग्रेस पार्टी से नहीं है। दरअसल हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी वायदे किए थे, उन तमाम वायदों को पूरा करना ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती है। और जैसा कि हम अक्सर जिक्र करते रहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की हर एक गलती से यहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग सीखने का काम करते हैं। जिस तरीके का चुनौतीपूर्ण माहौल लोकसभा चुनाव के दौरान बना था और विधानसभा चुनाव के दौरान जिस तरह की हवा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बह रही थी, अब उन तमाम हालातों को बदलने की जिम्मेदारी नायब सिंह सैनी अपने कंधों पर लिए हुए हैं। और जैसा कि अधिकारियों के साथ पहली मुलाकात में, आईएएस अधिकारियों के साथ जो पहली मुलाकात की गई थी नायब सिंह सैनी की तरफ से बतौर मुख्यमंत्री, उसमें स्पष्ट ये बात कह दी गई थी कि 100 दिनों का जो एजेंडा सरकार की तरफ से तय किया गया था वो मैनिफेस्टो के साथ मैच करना चाहिए। यानी हरियाणा प्रदेश की जनता के साथ जो तमाम वायदे किए गए थे उन्हें जल्द से जल्द पूरा करने की जिम्मेदारी अब तमाम आईएएस अधिकारियों की है, जो नीतियों को सही मायनों में लागू करवाते हैं। पिछली सरकार में जिस तरह की परेशानियां झेलनी पड़ी थी प्रशासनिक कारणों की वजह से, वो परेशानियां अब इस सरकार में नहीं होनी चाहिए। और उसी के यहां मद्देनजर बड़े पैमाने पर जो फेरबदल है, जो ट्रांसफर्स हैं, वो भी किए गए थे। और अब सरकार के सामने चुनौती कांग्रेस पार्टी नहीं है, सरकार के सामने जो चुनौती है वो
अपने किए वायदों को पूरा करने की है, चाहे वो कच्चे कर्मचारी जो कि पोर्टल के जरिए लगाए गए थे उन्हें रोजगार गारंटी देने की बात हो, 58 साल की उम्र तक उन्हें रोजगार गारंटी देने का चुनावी वायदा सरकार की तरफ से किया गया था। उन्हें यह कहा गया था कि उनकी नौकरी सुरक्षित रहेगी और 58 सालों तक उन्हें नहीं हटाया जा सकता। अध्यादेश के जरिए ये जो संदेश है देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई थी। अब 6 महीनों के अंतराल है अध्यादेश का, उससे पहले उसे जो है पास करवाने की जरूरत हरियाणा विधानसभा में पड़ेगी और ये कोशिश यहां पर मुझे लगता है कि शीतकालीन सत्र के दौरान सरकार जरूर करने की कोशिश करेगी कि HKRM पोर्टल के जरिए जैसे कि गेस्ट टीचर्स को 58 सालों की नौकरी की गारंटी दी गई थी सरकार की तरफ से, उसी तरीके से HKRM पोर्टल के जरिए नौकरी कर रहे लोगों को यहां एक गारंटी जो है सरकार की तरफ से दी जाने की बात थी। हालांकि PWD मिनिस्टर रणबीर गंगवा से जब इसी मद्देनजर सीधा सवाल रखा गया कि क्या उन तमाम 1,20,000 HKRM पोर्टल के जरिए सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को रोजगार की यानी नौकरी की 58 साल तक की गारंटी सरकार विधेयक के जरिए शीतकालीन सत्र में देने जा रही है, तो जवाब गोलमोल दिया गया और यह कहा गया कि अभी संदर्भ में कोई भी बातचीत नहीं की गई है। तो कह सकते हैं कि उम्मीद तो यहां पर की जा सकती है, वायदा चुनावी था और नायब सिंह सैनी 100 दिनों का जो एजेंडा सरकार के कामों का जो सामने रख रहे थे और अधिकारियों से जिस तरीके से संवाद कर रहे थे, अब उम्मीद तो ये कर सकते हैं कि जो तमाम वायदे मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन पर विधानसभा में भी सरकार पूरा करेगी। और यहां जैसा कि मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनौती नहीं है, बीजेपी के अपने किए वायदे ही कांग्रेस अपने आप में अपने लिए चुनौतियां बनती जा रही है। करेंगे कांग्रेस पर भी बात। वीरेंद्र जी आपके पास हमारे यही सवाल है, सरकार को लेकर जो सरकार ने वादे किए उनको जमीन पर उतारना है। आपने 10 साल काम किया, उसके बावजूद भी बहुत सारा काम रह गया ऐसा लगता है। आप ही के मैनिफेस्टो से, आप ही के घोषणा पत्र से, आप ही के बयानों से, मंच पर आपने चुनाव के दौरान जो बातें गई उससे ऐसा लगा कि 10 साल में कुछ हुआ ही नहीं, आगे 5 साल में बहुत कुछ होगा। लेकिन अब जब 3 दिन का शीतकालीन सत्र है जिसमें कांग्रेस कह रही है कि बड़ा होना चाहिए था और बातचीत इसमें होती तो अच्छा था, क्या इम्तिहान रहने वाला है, कितनी बड़ी चुनौती सरकार के लिए और इस सत्र में क्या कुछ खास रहेगा? देखिए, अब नायब सिंह सैनी ने अपने पहले कार्यकाल के अंदर 56 दिन में 126 घोषणाएं की थी जी। उन घोषणाओं को अमली जामा पहनाना ये सरकार की प्राथमिकता है। अब राज्यपाल के अभिभाषण में ये इसकी स्पष्ट झलक दिखाई देगी। देखिए, अब ये विधानसभा सत्र में माना जाए, हालांकि जब भी कई विधानसभाओं में ऐसा होता रहा है, दृश्य में देखने को मिला है, जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो वो अपना पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ पाते, विपक्ष शोरगुल शुरू कर देता है तो वो पहली पंक्ति और आखिरी पंक्ति पढ़ते हैं। अपेक्षा की जानी चाहिए कि हरियाणा में तो ऐसा कोई वातावरण भी है नहीं और ना ही ऐसी का कोई दृश्य उपस्थित होने वाला है। तो ये लगता है कि अभिभाषण तो बड़ा सौहार्दपूर्ण माहौल में होगा, उस पर चर्चा के दौरान अच्छा अवश्य छीटाकटी हो सकती है। देखिए, विपक्ष के 37 विधायक हैं, कांग्रेस के वैसे तो 39 विपक्ष के विधायक हैं, 2 इंडियन नेशनल लोकदल के भी हैं, तो विपक्ष बहुत मजबूत है और विपक्ष को अपनी बात कहने का पर्याप्त अवसर भी मिलने वाला है और विपक्ष जो है हम सरकार पर हमले भी करेगा। देखिए, इस बार जो है इतनी सरल नहीं होगा सत्र में के अंदर, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कई कठिनाई हो सकती है। तो कांग्रेस जो है, हालांकि देखिए उनका चाहे विपक्ष का नेता ना भी हो, लेकिन कांग्रेस के कई धुरंधर हैं जो अपने वाक पटुता से सरकार को घेर सकते हैं, सरकार पर हमला करने का पर्याप्त अवसर है, ऐसे उनके पास मुद्दे हैं। अब राज्य में स्वास्थ्य जो समस्याओं को लेकर भी चिंता हो सकती है, डेंगू का बहुत बड़ा प्रकोप पूरे राज्य में फैला हुआ है, सुविधाओं का अभाव है, किसानों के मुद्दे हैं, पराली का मुद्दा है, कानून व्यवस्था की है स्थिति है, तो कई ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी हैं। अब तो ये स्पीकर पर निर्भर करता है कि वो कितने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव स्वीकार करते हैं, लेकिन कुल मिला के ये माना जाना चाहिए कि विपक्ष बहुत मजबूत है और सरकार में, अब देखिए सरकार के अंदर जो है वो अपनी जो घोषणाएं की है उन पर अमल करने के लिए काफी कुछ है। देखिए, और ये राज्य के अभिभाषण में इस बात का उल्लेख होगा कि राज्य की जनता ने स्पष्ट बहुमत दिया है, त्रिशंकु सरकार नहीं है, तो ये जो है खंडित जनादेश नहीं है, स्पष्ट बहुमत है, तो इसके लिए राज्य की जनता का आभार भी व्यक्त किया जा सकता है। और जो अभिभाषण के अंदर जो सरकार की अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्राथमिकताएं हैं, सरकार किस दिशा में कार्य करेगी, तो ये सब घोषणाएं इसके अंदर हमें दिखाई देंगी, लेकिन काम करने के लिए पर्याप्त अवसर है और हर जो है मंत्री को अपनी कार्य क्षमता सिद्ध करनी होगी। जी, आपने कांग्रेस का जिक्र कर दिया, नेता प्रतिपक्ष का जिक्र आपने किया, काफी लंबा अनुभव आपका है, सियासत को आपने देखा, विधानसभा आपने कवर की होगी। कब ऐसा मौका है जब नेता प्रतिपक्ष नहीं था, उसके बगैर ही विपक्ष सदन में अपनी बात उठाता दिखाई दिया? ऐसा कोई मौका इससे पहले हरियाणा में आया है क्या? क्योंकि हमारा अनुभव इतना नहीं। दूसरा सवाल यह है कि
नेता प्रतिपक्ष की भूमिका को हम नजरअंदाज कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि कांग्रेस के पास बहुत धुरंधर है। कांग्रेस के किसी विधायक को सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि कोई जरूरत नहीं है, नेता प्रतिपक्ष है नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ऐसा ही कुछ कांग्रेस वाले कहते दिखाई दिए, संगठन होता नहीं होता कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब जब चुनाव परिणाम आए तो संगठन याद आ रहा है। ऐसा कहीं ना हो कि कहीं नेता प्रतिपक्ष नहीं था इसलिए दिक्कत आई हमको। देखिए, पिछले 20 वर्षों में तो ऐसा दिखाई दिया नहीं है जी। बिल्कुल तुरंत जो है विपक्ष के नेता की 15 दिन के अंदर अधिकतम अवधि रही है जब विधायक दल का नेता चुन लिया जाता है उसे विपक्ष का नेता माना जाता है। तो ये ऐसा पहली बार हो रहा है। देखिए, हालांकि हरियाणा में तो पहली बार हो रहा है, हालांकि कर्नाटक में 6 महीने का समय लगा है विपक्ष का नेता चुनने के लिए कांग्रेस को, लेकिन हरियाणा में ऐसी कभी स्थिति पैदा नहीं हुई। और ये भी इस समस्या को टालने की बात है। देखिए, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। जब विधायकों ने अपनी राय दे दी, पार्टी हाईकमान ने राय शुमारी करा ली, तो इसमें क्या अड़चन है? अब नेता घोषित करने में कांग्रेस क्यों जो है नैतिक इतना साहस उसके पास क्यों नहीं है? मतलब कांग्रेस घोषणा तो करनी है, तो अभी कर देते तो अच्छा एक संदेश जाता। भी कांग्रेस अपने त्वरित निर्णय लेती है, कैसा भाई हो, निर्णय कैसा भी हो, तो कांग्रेस को उस निर्णय के लिए तैयार रहना चाहिए। देखिए, जो कांग्रेस का नुकसान होना था वो तो हो चुका, इससे ज्यादा होने से रहा। तो कांग्रेस को इस बार में साहसिक पहल करनी चाहिए थी। अब कांग्रेस के नेता किस स्तर पर सोचते हैं ये तो उनका फैसला है। देखिए, अब कांग्रेस के विधायकों को कौन कौन बोलेगा, किसको कितना टाइम स्लॉट दिया जाएगा, ये सब तय करना ये तो वरिष्ठता के आधार पर होगा। लेकिन अगर विधायक दल का नेता तय होता तो आज कांग्रेस के लिए सुखद स्थिति होती। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तो अवसर रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के जब भी नेता बोलेंगे तो वो कटाक्ष करेंगे कांग्रेस को इस अपमानजनक स्थिति को झेलना ही पड़ेगा। तो ऐसी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है कांग्रेस पर हमलावर होने का अवसर है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को ये इस बात के लिए घेर सकती है कि उसे राज्य की जनता ने ठुकरा दिया। कांग्रेस के नेता मुख्यमंत्री बनने के सपने ले रहे थे, उन्होंने तो कईयों ने तो अपने अपने विभागों की घोषणा भी कर ली थी। तो मतलब कांग्रेस की स्थिति जो है काफी पेचीदगी रहने वाली है, कांग्रेस के ऊपर काफी हमला होने वाला है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को भी अनुशासन का परिचय देना है, नए नए विधायक है उनको भी अवसर मिलेगा, और कांग्रेस में भी नए विधायक आए उनको भी अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा। जी देवेंद्र, कांग्रेस नहीं चुनौती है सरकार के लिए, महेश ने भी इस बात का जिक्र किया। ऐसा लगता है कि कांग्रेस के लिए ही चुनौती है। वो इसलिए क्योंकि नेता प्रतिपक्ष का चुनाव ना होना। देखिए, खेलती टीम है, जिताती टीम है, लेकिन कप्तान का होना जरूरी होता है, चाहे कप्तान 0 पर आउट हो जाए। ऐसे में जब बिखरा बिखरा विपक्षी सदन होगा, सदन में विपक्षी लोग होंगे, तो किस तरह का नजारा और किस तरह की बात होगी, और क्या होना नहीं होना कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? देखिए पंकज, भूपेंद्र हुड्डा यकीनी तौर पर, जैसा सरकार ने भी व्यवस्था की हुई है, सरकार की तरफ से एक बयान आया कि अगर चूंकि मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, अगर पार्टी अपना नेता प्रतिपक्ष घोषित नहीं करती तो भी सरकार की तरफ से है कि जो विपक्षी नेता की कुर्सी है, जो नेता विपक्ष होगा उसकी कुर्सी पर भूपेंद्र हुड्डा को बिठाया जाएगा, ताकि विपक्ष को साथ लेकर चला जा सके और मान सम्मान दिया जा सके, क्योंकि सेकंड लार्जेस्ट पार्टी है बीजेपी के बाद। दूसरा, ये अंदरूनी समस्या है कांग्रेस की, अगर भूपेंद्र हुड्डा को बनाते तो विरोध बहुत हो रहा है अंदर खाते। जिस तरीके से पार्टी हारी है, जो विरोधी गुट है वो इस बात को लगातार मांग कर रहा है कि भूपेंद्र हुड्डा को सीएलपी लीडर ना बना जाए। और कुमारी शैलजा और सुरजेवाला के जो जिलों के नेता है, मेरे को भी कई लोगों से बात होती है, उनका कहना है कि सीएलपी लीडर ना हो तो इससे फर्क क्या पड़ता है। मतलब वो नहीं चाहते कि भूपेंद्र हुड्डा को बनाया जाए। और दूसरी, हाईकमान की मजबूरी ये भी है कि जो फैक्ट फाइटिंग कमेटी है करण सिंह दलाल वाली, या जो अशोक गहलोत की कमेटी थी, पार्टी ये चाहती है कि सही तस्वीर सामने आए, पार्टी हारी क्यों। मजबूत स्थिति थी, बीजेपी कांग्रेस सरकार बनाती हुई लग रही थी, शायद बीजेपी ये मानकर चल रही थी, बीजेपी के नेता भी, कि मुश्किल है सरकार बनाना, लेकिन स्थिति पलट गई। तो ऐसी स्थिति मतलब कांग्रेस ने कल्पना नहीं की होगी। तो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है जो सेंट्रल लीडरशिप की प्लस जो हरियाणा की कमेटी बनाई है, 2 वजह जिस वजह से अभी सीएलपी लीडर पर फैसला नहीं हो पाया। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा विपक्ष को लीड करेंगे, कांग्रेस विधायकों को, उनको अनुभव बहुत है, हर चीज को जानते हैं, मंझे हुए खिलाड़ी है राजनीति के। तो इसी सेशन में मेरे को लगता नहीं रहेगा नेता विपक्ष, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 3 दिन का सेशन है। लेकिन आगे जो होगा, आगे मेरे को लगता है कांग्रेस फैसला कर लेगी। जी महेश, नेता प्रतिपक्ष के सवाल पर इसलिए सवाल का जवाब होना जरूरी है क्योंकि सत्र शुरू हो रहा है। अब कुर्सी पर तो किसी को भी बैठा लीजिए, अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बैठा देते हैं तो पहले से ही कई अंदर खाने से आवाजें उठ रही हैं कि लोग उन्हें स्वीकार नहीं कर रहे। हो सकता है समर्थन मिले ना मिले, लोग उनके पीछे खड़े नहीं रहे, कई हो सकता है आगे जाकर ऐसे मसले हों जहां पर खड़े होने की जरूरत हो, आपको एकजुटता दिखाने की जरूरत हो, लेकिन उनके नाम पर कई लोगों की सहमति नहीं है।
कहां पर पेच फंस रहा है, क्यों नहीं नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस दे पा रही है? और अगर नेता प्रतिपक्ष नहीं होता, सीधा सा मसला है, अगर कांग्रेस ने जनहित के कई मुद्दे उठा भी दिए, विपक्ष ने उठा भी दिए, सीधा सवाल है सरकार और बीजेपी की तरफ से, देखिए आप तो नेता प्रतिपक्ष नहीं दे पाए, आप तमाम और चीजों का आप क्या जिक्र करते हैं, कौन से मसले की बात आप कर रहे हैं? देखिए, पहले मैं बेहद संक्षेप में संदर्भ ये भी लेना चाहूंगा कि हार के कारणों का जिक्र हो रहा था, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का जिक्र हो रहा था। एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी उदय भान की तरफ से भी बनाई गई थी, लेकिन ये कौन सा मुश्किल सवाल है कि जिसका जवाब कांग्रेस पार्टी नहीं ढूंढ पा रही है। अगर आप हाईवे से गुजर जाएं, चाहे वो दिल्ली से लेकर सिरसा तक का हाईवे हो, चाहे वो जीटी बेल्ट हो, किसी भी हाईवे से आप गुजर जाएं और किसी भी गांव में तालाब के किनारे अगर कोई बुजुर्ग बैठा है और अपने पशुओं के बाहर निकलने का, तालाब से बाहर निकलने का इंतजार कर रहा है, उससे ये सीधा सवाल पूछिए कि कांग्रेस क्यों हारी, तो 5 में से 4 मुख्य और बिल्कुल सही असल कारण जो है वो बुजुर्ग भी बता देगा। तो इतना कोई यक्ष प्रश्न नहीं है कि कांग्रेस पार्टी ये चुनाव क्यों हारी। आम आदमी हरियाणा प्रदेश में जानता है, बुजुर्ग गांव देहात के लोग ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में ये जो चुनाव है कांग्रेस पार्टी क्यों हारी, कोई ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है। अब दूसरा सवाल जो आपका सटीक सवाल था, उस सवाल के जवाब में मैं ये कहना चाहूंगा कि यहां पर दरअसल एक अघोषित कमांडर होता है और ये स्थिति यहां पर कांग्रेस पार्टी के लिए विधानसभा में देखने को मिलेगी। अघोषित कमांडर से मेरा संदर्भ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही सबसे मजबूत नेता इन तमाम विधायकों में से है। और उसकी दूसरी सबसे बड़ी वजह यह भी है कि जैसा कि जिक्र तमाम लोगों ने पहले सुना था कि 72 टिकटें भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बांटी थी, तो ये वही लोग हैं जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ से टिकट लेकर चुनावी मैदान में उतरे थे और जीतकर गए भी। हालांकि 3 से 4 लोगों के संदर्भ में कहा जा रहा है कि वो कुमारी शैलजा के लोग हैं, लेकिन वो भी क्या उतना मुखर होकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कुछ विधानसभा में बोल सकते हैं। अगर शमशेर सिंह गोगी बोल रहे हैं तो वो हारे हुए उम्मीदवार हैं, वो विधानसभा तक नहीं पहुंचे हैं। हारे हुए उम्मीदवार अपनी जेब मिटाने के लिए कुछ भी बयान दे सकते हैं, लेकिन क्या हरियाणा विधानसभा में जो है कुमारी शैलजा का कोई विधायक अगर जीत कर गया है तो क्या वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कुछ बोल सकता है? तो यकीनन अघोषित कमांडर ही कमान संभालेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तमाम किसानों से जुड़े मुद्दों को उठाने की अपनी कोशिश करेंगे। तमाम मुद्दे कौन से हैं उनका जिक्र हम पहले कर चुके हैं। डीएपी खाद का मुद्दा है, एमएसपी का मुद्दा है। हालांकि जो रोजगार पोर्टल के जरिए अगर विधेयक सरकार नहीं लेकर आती है तो रोजगार गारंटी वाला मुद्दा है। तमाम इन मुद्दों को उठाने की कोशिश जरूर की जाएगी। डेंगू का संदर्भ भी यहां पर लिया गया, तो यहां अघोषित कमांडर ही कमान संभालने का काम करेंगे और भूपेंद्र सिंह हुड्डा से मजबूत यहां कोई भी विधायक दूसरा नहीं है और उनके हाथों से टिकटें बटी हैं। तो यहां भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में खासकर अगर हारने वाले हो तो उसमें कई तरह की टीका टिप्पणियां इस वक्त चल रही हैं। जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथों से टिकट लेकर आए थे वो भी एक अलग तरह की टीका टिप्पणियां इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को लेकर कर रहे हैं। लेकिन जो जीतकर विधानसभा तक पहुंच चुके हैं तो उन्हें तो कम से कम वो तो अपना जो पूरा नैतिक समर्थन है भूपेंद्र और दीपेंद्र हुड्डा को देने का काम अब भी कर रहे हैं। तो यकीनन ये घोषित कमांडर यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही कमान संभालने का काम करेंगे और किसानों से जुड़े तमाम मुद्दों को यहां हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा पुरजोर तरीके से उठाने की कोशिश करेंगे। वीरेंद्र जी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा काफी पुराने नेता, कांग्रेस वाले भरोसा भी करते हैं और भरोसा तो किया लेकिन जीत नहीं मिली, बात अलग है। अब जब नेता प्रतिपक्ष की बात आ रही है, अघोषित तौर पर या घोषित तौर पर नाम उन्हीं का सामने आ रहा है, तो दिल्ली में बैठा हाईकमान उसे कहां दिक्कत आ रही है, नाम घोषित कर दे? अब देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के निवास पर जब नेता चुनना था तो उससे पहले बैठक बुलाई गई थी। जब ऑब्जर्वर गए थे चंडीगढ़ में तो उससे पहले दिल्ली में बुलाई गई थी, तो 32 विधायक उनके निवास पर एकत्र हुए थे। तो ये तो माना जाता है कि वो निर्विवाद नेता तो है ही हैं, लेकिन अब नए लोगों को अवसर देने की बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा वरिष्ठता के आधार पर, आयु के आधार पर अब जो वो उनमें दमखम नहीं रहा तो उन पार्टी को नया संगठन खड़ा करना है, तो इसलिए किसी नए चेहरे पर भी विचार किया जा सकता है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की एक अपनी छवि है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो अपना सरकार पर हमला करने की स्थिति में है। तो ये पिछले बार के सेशनों में भी हम देखते रहे, मनोहर लाल और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में शेर व शायरी होती है, एक दूसरे पर प्रहार होते रहे। इस बार वो दृश्य दिखाई नहीं देंगे, तो देखते हैं इस बार नई भूमिका में कौन आता है। तो लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट है कि राज्य की 70% जो आबादी है वो बीपीएल के दायरे में है। तो सरकार दावे कुछ भी करे तो मतलब 70% जहां की आबादी बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन होगी, तो वहां का क्या विकास होगा, क्या विकास की प्राथमिकताएं होंगी, ये आसानी से समझा जा सकता है। तो विपक्ष इन मुद्दों पर भी सरकार पर हमलावर रहेगा। तो कुल मिलाकर देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अपनी भूमिका वो रहने वाली है। वो विपक्ष का नेता बने या ना बने, उनकी स्थिति अपने आप में अलग ही है, वो अपने आप में एक संस्था भी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा के लिए। जब सत्र की शुरुआत होगी तो
सदन के अंदर किस तरह का माहौल होगा। हालांकि ये कहा जा रहा है कि हंगामा हो सकता है, हंगामेदार कार्रवाई हो सकती है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं होगा तो माहौल थोड़ा बदला जरूर होगा। देखने वाली बात होगी।